वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो को मैं डेमो वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हम एक जो नया बैच शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को दिया जा सके, वे समझ सकें और ये तय कर पाएँ कि हमको एडमिशन लेनी है या एडमिशन नहीं लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम आज एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि धरती कैसे बनी थी, धरती पर फर्स्ट लाइफ जो पहला सेल था वो सेल कैसे आया था, इस चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थियरीज दी। थियरीज मतलब क्या होता है? थियरीज मतलब हम ऐसा मानते हैं कि धरती पर जीवन इस प्रकार से शुरू हुआ होगा, लेकिन इसका कोई एविडेंस हमारे पास, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है कि धरती पर जीवन जो शुरू हुआ था कि इसी प्रकार से शुरू हुआ है या किसी और प्रकार से शुरू हुआ है। तो थियरीज उनको कहते हैं जिनको हम मानते हैं कि इस प्रकार से जीवन शुरू हुआ होगा। इस प्रकार से मेनली चार थियरीज है जो धरती पर जीवन को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन इन तीन थियरीज को हम नहीं पढ़ेंगे। ये तीनों थियरीज गलत है। ये तीनों थियरीज क्या है? गलत हैं। इनको हम मेन जब बैच शुरू होगा उसमें पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल एवोल्यूशन एक ऐसी थियरी है जो अभी तक सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी दे पाई है कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ होगा। दूसरी बात, ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूफ भी किया जा चुका है कि धरती पर जीवन इसी प्रकार से शुरू हुआ होगा, यानी कि इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। इन सब का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, यानी कि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जो थियरी है इसका सबूत अभी दिया जा चुका है दो वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आज हम इस क्लास में ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप आराम से, ध्यान से, धैर्यपूर्वक इस वीडियो लेक्चर को देखिए। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनिए इस लेक्चर को आराम से और देखिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, आपको बैच लेनी है या बैच नहीं लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं इसको मिटा देता हूं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ये जो सारी थियरीज है, ये सारी थियरीज गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये थियरीज क्या है। स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धरती पर एक दैवीय शक्ति थी जिसने धरती पर सभी जीवों को बनाया, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होने के कारण, इसका कोई सबूत नहीं होने के कारण इस थियरी को नकार दिया गया। ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक ऐसी थियरी है जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि धरती पर अचानक से जीवन आ गया, एकदम अचानक से जीवन आ गया, इसके पीछे कोई कहानी नहीं, इसके पीछे कोई जो भी बोलते हैं प्रोसेस नहीं, बस अचानक से जीवन आ गया। अब हवा से जो जीवन आ गया, लेकिन इसका वैज्ञानिकों ने इसका कोई प्रूफ नहीं देखने के कारण इस थियरी को भी नकार दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और कॉस्मोजोइक थियरी में हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलने का मतलब यह है द सर्टेन कोई समुदाय है या किसी धर्म में बिलीव करने वाले लोग हैं, उनका ऐसा मानना है। कुछ लोग का मतलब यहां पे यह है कि कुछ खास समुदाय के लोग या कुछ खास धर्म के लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो इस थियरी में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और कॉस्मोजोइक थियरी में, उनका मानना यह था कि जो धरती पर जीवन है ये किसी दूसरे ग्रह से टूटकर और धरती पर आ जाने के कारण यहां पे भी जीवन का शुरुआत हो गया। मान लीजिए कोई XYZ ग्रह है जिस पर जीवन है और वहां से टूटकर जीवन यहां पे चला आया, जैसे वो ग्रह नष्ट हो गया, ग्रह फूट गया, किसी भी कारण से उस ग्रह पर तबाही आ गई और उस ग्रह का कुछ टुकड़ा, कुछ बड़े बड़े उल्का पिंड टूटकर हमारे पृथ्वी पर आए और यहां भी जीवन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब यह है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि आते समय उसको बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन, यानी कि सूर्य के बहुत ज्यादा प्रकाश और ब्रह्मांड में बहुत सारे जो भी किरणें हैं, यूवी रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन हैं, तो उनसे आकर गुजरना पड़ेगा और इन सभी रेडिएशन के कारण लाइफ का एग्जिस्ट करना संभव ही नहीं है। लाइफ वहीं पे नष्ट हो जाती, सिर्फ यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा आता। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को ध्यान में देते हुए इस थियरी को भी नकार दिया। तो सबसे लास्ट में जो थियरी बचती है वो ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है, जिस थियरी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप इन तीनों थियरीज को समझ गए होंगे और इन तीनों के गलत होने का कारण भी आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि ये थियरी सही क्यों है और सही आज तक जो सबसे एक्यूरेट थियरी दी गई है और जिसने सभी सवालों को, लगभग सभी सवालों को क्या किया, काउंटर आंसर दिया है उसका, तो ये वो थियरी है। काउंटर आंसर यानी कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं उसका सही उत्तर दे पाऊं, ये एक काउंटर, इसको बोलते हैं काउंटर आंसर देना। यानी कि सभी क्वेश्चन का जो वैज्ञानिकों के द्वारा पूछा जा सकता है या किसी भी इंसान के मन में आ सकता है, उसका सबसे सटीक जवाब इसी थियरी ने दिया है और इस थियरी को हम आज देखेंगे। ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं इसको। हम शुरू कर रहे हैं ए बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ए बायोजेनेसिस और
बायो केमिकल एवोल्यूशन। इस थियरी में बताया गया है बिग बैंग थियरी, द बिग बैंग थियरी। ठीक है, इस थियरी के हिसाब से, थियरी मतलब आप समझ चुके होंगे ऐसा मानना है, और मानने को अगर प्रूफ किया जा सके तो उसको एविडेंस बोलेंगे और उसको लॉ बना दिया जाएगा, यानी कि नियम बन जाएगा। थियरी यानी कि हमारा ऐसा बिलीफ था, लेकिन बाद में चलकर वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी इसको थियरी ही बोलते हैं, क्योंकि अगर पूछा जाए, अभी हम इस थियरी को देखेंगे, थोड़ा सा सवाल को पीछे ले जाया जाए तो ये थियरी भी थोड़ी सी दिक्कत करने लगती है। ठीक है, तो इस थियरी को जिसने दिया है उनका ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले एक छोटा सा एक पॉइंट, एक रत्ती भर दाना जैसा एक ठोस आकार का बिंदु था। एक रत्ती भर दाना के आकार, मतलब आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतने छोटे आकार का एक बिंदु था जिसमें ब्रह्मांड का सारा चीज उसी के भीतर था। तो अगर ब्रह्मांड की सारी चीजें एक ही पॉइंट के भीतर आ जाए, एक ही बिंदु के भीतर आ जाए, तो उसका द्रव्यमान, उसका भार कितना अत्यधिक होगा, उसमें गर्मी कितनी अत्यधिक होगी, उसमें ऊर्जा कितनी अत्यधिक होगी। तो इनका मानना यह था कि सारा का सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिकुड़ा हुआ है, इस बिंदु में। अब क्योंकि यह बिंदु इतना छोटा है कि देखने में हमें देखने में आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि थियरी के हिसाब से यह बिंदु एकदम नगण्य, एकदम छोटा था। इसमें टेम्परेचर बहुत अत्यधिक था, इसमें ग्रेविटी बहुत अत्यधिक थी। ग्रेविटी यानी कि किसी चीज को अपने तरफ खींचने की क्षमता बहुत अत्यधिक थी, इसीलिए यह सिकुड़ा हुआ था। तो हम थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। पॉइंट, यह है पॉइंट। क्योंकि इसमें ग्रेविटी बहुत अत्यधिक थी, ये सिकुड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा ये छोटा था, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। समय के साथ इसमें क्या बढ़ना शुरू हुआ? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि इसमें क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, ये इसमें क्या है? इनफाइनाइट ग्रेविटी। इनफाइनाइट ग्रेविटी यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। इनफाइनाइट टेम्परेचर यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अचीव करना, उतना टेम्परेचर है। इनफाइनाइट डेंसिटी का अर्थ यह है कि यह बहुत ज्यादा घनत्व रखता है। यानी कि आप सोचिए कि आपके धरती जितनी बड़ी है, उस धरती को हम एक बॉल के आकार में कर दें और धरती का भार उतना ही रहने दें, लेकिन धरती का आकार छोटा कर दें, तो धरती कितनी ज्यादा डेंस हो जाएगी। डेंस यानी कि कितनी ज्यादा उसमें चीजें कम जगह में अत्यधिक भार को रखेंगी। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड को इतना बड़ा छोटा, इतने बड़े छोटे पॉइंट में रख दिया जाए, तो ब्रह्मांड में कितनी ज्यादा ग्रेविटी, टेम्परेचर रहेंगी। इन सब का लगभग इंसान के द्वारा उतना अचीव भी नहीं किया जा सकता है, इतनी ज्यादा ये डेंसिटी रखता है। टेम्परेचर यानी कि तापमान रखता है, और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि गर्मी से कोई चीज फैलती है। अगर हम किसी चीज को गर्म करने लगे तो वो फैलना शुरू होगी। तो ये भी फैलना शुरू हुआ, ये भी अचानक से फैलना शुरू हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा ही, क्योंकि बहुत छोटे जगह में है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही, और ये बढ़ने लगा। और अचानक से इसमें ब्लास्ट हो गया। अचानक से इसमें क्या हो गया? ये ब्लास्ट हो गया। ये क्या हुआ? अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ, और इसी को बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग यानी कि इससे बड़ा ब्लास्ट आज तक नहीं हुआ है। ये बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और इसी से सारी चीजें निकली। इसी से सभी चीजें इसी से निकली। इसी से लाइट, साउंड, एवरीथिंग जो भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, ब्रह्मांड का एक एक चीज इसी से निकला। तो ये ब्लास्ट हुआ और फैलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? फैलना शुरू किया। फैलते जा रहा है। अब देखिए कि कोई भी चीज ब्लास्ट करेगा और फैलेगा, तो उसका टेम्परेचर अब धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और जब हम जानते हैं कि टेम्परेचर घटता है तो कोई चीज सिकुड़ने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ फैलती है, और टेम्परेचर घटने के साथ सिकुड़ती है। तो इसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये अनंत तक ब्लास्ट हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट के कारण इसमें जितनी भी चीजें भरी हुई थी, सारी चीजें निकल गई। इसमें से अनंत ऊर्जा निकला, अनंत प्रकाश निकला, और सारी चीजें फैलती गई। और जब समय के साथ करोड़ों वर्ष के बाद जब सिकुड़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहां तक आपको बात समझ में आया। ये एक पॉइंट था, और पॉइंट में ग्रेविटी बहुत अत्यधिक थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, डेंसिटी बहुत ज्यादा था। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, ये थोड़ा सा फैल गया, और फैलने के साथ ये अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण सारी चीजें इसी में से निकली हैं। तो हम इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट, और ये फैलते जा रहा है, ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड।
और ध्यान देने लायक बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अभी तक फैल ही रहा है। वो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक फैल ही रहा है, अभी तक उसमें फैलाव जारी है, अभी भी फैलाव जारी है। ब्रह्मांड फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। वैज्ञानिकों ने जो टेलीस्कोप बनाया है, उस टेलीस्कोप से हमारे मिल्की वे का जो अभी तक का जो अभी एडवांस सबसे ज्यादा फोटोग्राफ लिया गया है, उस फोटोग्राफ में हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक्सपेंड करते जा रहा है। द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, यानी कि हमेशा ब्रह्मांड फैल रहा है, फैल रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मैं हट जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। कर चुके होंगे। हाँ, एक और बात, इसमें इसी को बिग बैंग कहा गया, इसी को क्या कहा गया है, बिग बैंग। और ऐसा हुआ कब होगा, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है ऐसा हुआ होगा कितना, 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ था। 20 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ था। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा 20 बिलियन साल पहले हुआ था। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। इसको ही बोलते हैं बिग बैंग। इसी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग। तो यहां तक हम समझ चुके होंगे, नोट भी कर चुके होंगे। मैं इसको भी नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और फैल रहा है और धीरे धीरे क्या होगा, अब उसी के आगे, मतलब इसके आगे यहां से, फिर यहां से शुरू होगा। तो देखिए क्या हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। आप अगर देखे होंगे कि कभी हम बम बजाते हैं, तो बम बजाते हैं तो ऐसा एक हवा में एक आकार ले लेता है धुआं उसका, ऐसा धुआं उसका क्या ले लेता है, आकार ले लेता है। ऐसा आकार ले लेता है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। तो इसमें एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारी चीजें बिखर गई। क्या हो गई, बिखर गई। बाद में जब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कूल हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा घटने लगा, टेम्परेचर जब इसका थोड़ा सा घटा तो ये इस आकार में आने लगा। ये किस आकार में आएगा, एक फनल के आकार में आने लगा। एक फनल के यानी एक टिप के आकार में आने लगा, एक टिप के आकार में आने लगा। ये इस टिप के आकार का आने लगा। धीरे धीरे आगे चलकर इसमें थोड़ा सा और कंडेंस हुआ, थोड़ा सा और ठंडा हुआ, तो इसमें सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यानी कि बीच में क्या आएगा, अपना सूर्य। इसमें बीच में अपना क्या आएगा, सूर्य। ये हम अभी अपने सौर मंडल के बारे में बता रहे हैं। उसमें लाखों करोड़ों सौर मंडल एक साथ उत्पन्न हुए होंगे। ऐसा ही सभी सौर मंडल के साथ हुआ होगा। हम अभी सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लाखों करोड़ों सौर मंडल इससे उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में देख रहे हैं कि वैसा ही सभी सौर मंडल के साथ भी हुआ होगा। यह है अपना बीच में सन, ये दूसरे ग्रह। और यहां पे मान लेते हैं यहां पे अभी पृथ्वी है। क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा इंक नहीं है, इसलिए अभी मैं सबको रेड से ही बना रहा हूं। आप यहां पे बीच में क्या मान लेंगे, सन मान लेंगे, क्योंकि सन बहुत बड़ा है हमारे पृथ्वी से। ये रहा सन और ये रही हमारी पृथ्वी, अर्थ। और ऐसा कब हुआ था, 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ऐसा कब हुआ था, 4.5 अरब साल पहले, यानी कि 4.5 बिलियन साल पहले। देखिए ऐसा कब हुआ था, 20 बिलियन साल पहले। 20 बिलियन साल पहले, इधर 20 बिलियन, बहुत पीछे है ये थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, तो 4.5 अरब साल पहले हमारी किसकी शुरुआत हुई, पृथ्वी की शुरुआत हुई। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कूल हो रहा है और सारी चीजें आपस में फिर नजदीक आ रही हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प के रूप में ऊपर फैलता है। लेकिन आप ऊपर कुछ बर्तन या अपना हाथ ही डाल दे तो पानी अगर उसका टेम्परेचर ठंडा हुआ तो वो सिकुड़ कर और एक बूंद का फॉर्म ले लेता है। किस में आ जाता है, बूंद में। क्योंकि टेम्परेचर के कम होने से, टेम्परेचर के यानी कि तापमान के कम होने से चीजें सिकुड़ती हैं और तापमान के ज्यादा होने से चीजें फैलती हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में पानी फैलता है। लेकिन वही पानी अगर ठंडा कर दिया जाए तो उसके वाष्प के कण आपस में एक जगह इतना इकट्ठा हो जाएंगे कि एक बूंद के रूप में आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये गर्म था तो फैल रहा था, ब्लास्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ठंडा होना शुरू किया तो चीजें आपस में सिकुड़ती गई और सिकुड़ने के कारण कुछ ग्रहों का, कुछ सूर्य का निर्माण हुआ। कि ऐसा ही सूर्य का भी निर्माण हुआ, ऐसे ही दूसरे भी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। और ऐसा हुआ कब था, 4.5 अरब साल पहले। नोट करना चाहें आराम से नोट कर लीजिए और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पे एक सूत्र को लेते हैं जो हिंदुओं के उपनिषद से लिया गया है। हिंदुओं के उपनिषद से लिया गया है। सभी धर्मों में अगर मैं अभी देखूं और धरती पर जितने भी धर्म मौजूद है उसमें सबसे एंशिएंट जो धर्म है वो सबसे एंशिएंट धर्म में हिंदू धर्म आता है। और मेरे हिसाब से हिंदुओं के पास जो सेक्रेड टेक्स्ट रखा गया है, अभी तक का जो सेक्रेड टेक्स्ट है यानी कि सबसे पवित्रतम ग्रंथ है वो उपनिषद है। उपनिषदों से ज्यादा पवित्र अभी तक उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है।
दुनिया में कितने भी ग्रंथ लिखे जाएं, कितने भी ग्रंथ आए, कितने भी ग्रंथ जाएं, उपनिषद हमेशा उन सबसे श्रेष्ठ रहे हैं अभी तक। मनुष्य के सभी इतिहास, सभी धर्मों को, अगर सभी धर्मों को इंक्लूड भी कर लिया जाए तो उतना गहराई, मनुष्य की चेतना को उतना गहरे से जान लेना और उतना अकेले उस एकाकीपन के भाव को जानना सिर्फ और सिर्फ उपनिषदों में संभव नहीं है। यहां तक कि हिंदुओं के वेद में भी संभव नहीं है। वेद भी उपनिषदों के सामने कुछ नहीं है। तो हम उपनिषद से, यहां पे छांदोग्य उपनिषद के द्वारा लिया गया एक सूत्र है, उसकी व्याख्या मैं इस थियरी को समझाने के लिए कर रहा हूं। स एक्छेत बहुश्याम प्रजायते, स एक्छेत बहुश्याम प्रजायते, यानी कि इसका मतलब वह, उसने इच्छा किया मैं बहुत हो जाऊं और उसने अपने आप को रचा। इस सूत्र का मतलब है उसने इच्छा किया, उसने चाहा कि मैं बहुत रूपों में हो जाऊं और उसने सभी चीजों में अपने आप को रच लिया। बिग बैंग थियरी में हमने देखा था कि एक छोटा सा गोला था, उस छोटे से गोले में से सारा का सारा ब्रह्मांड निकल रहा है, सारा का सारा ब्रह्मांड। ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर इस सूत्र में कहीं भी ईश्वर भगवान शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। इस सूत्र में सिर्फ वह शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में स का मतलब वह होता है और यहां पे सिर्फ वह शब्द का प्रयोग। उसने चाहा कि मैं सभी रूपों में व्याप्त हो जाऊं और वो व्याप्त हुआ। तो वो जो ब्रह्मांड का गोला है वो सभी रूपों में व्याप्त है। हिंदुओं के अनुसार वो क्या रहा होगा, वो ही एक अल्टीमेट चीज रहा होगा जिससे सभी चीजें निकल के आती हैं। इस छांदोग्य उपनिषद का ये मतलब है, यानी कि उसने चाहा मैं सभी रूपों में व्याप्त हो जाऊं और वो हो गया। तो ब्रह्मांड का एक जो गोला था वो चाहा कि मैं सभी चीज, सभी तरफ। अब देखिए उसमें चाहना या नहीं चाहना, यहां पे चाहने से मतलब डिजायर का नहीं है, यहां पे चाहने से मतलब डिजायर का रत्ती भर नहीं है। उसने सिर्फ ऐसा सिर्फ अपने भीतर कल्पना किया और हो गया। उसके कल्पना करने मात्र से ये सारा ब्रह्मांड हो गया। वो चाहा और वो हो गया, सभी चीजों में वही व्याप्त हो गया। स एक्छेत बहुश्याम प्रजाये। तो सबसे पहली बात, इस छोटे से सूत्र में शायद इस बिग बैंग थियरी का कहीं ना कहीं मूल अंश तो जरूर मिलता है। यह सूत्र मैंने छांदोग्य उपनिषद से लिया है और छांदोग्य उपनिषद का यह सूत्र बिग बैंग थियरी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन तो जरूर करता है। हाँ, हालांकि इस बिग बैंग थियरी में बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन मूल उसका जड़ इसमें, इस सूत्र में भी है। तो मैं यही समझाना चाहता था कि हिंदुओं के टेक्स्ट में भी यह सूत्र है। उसने चाहा मैं सभी में हो जाऊं। सबसे पहली बात, यहां पे उसने का कोई मतलब नहीं है। यहां पे उसने का सिर्फ उसने मतलब है, वह का मतलब वह है। वह का मतलब किसी भगवान देवी देवता से नहीं है। यहां पे वह का मतलब किसी भी देवी देवता से नहीं है। वह का मतलब सिर्फ वह है। वह पूर्ण है, वह पूर्ण, उस पूर्ण में से पूर्ण को घटा भी ले जाए तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। तो यहां पे सिर्फ वह का मतलब वह है, सह का मतलब वह है। ठीक है, तो हम इस बिग बैंग थ्योरी को और थोड़ा आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हुई थी। अभी तक हमने अपने धरती का निर्माण कर लिया था 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि हम धरती का निर्माण कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि धरती का वायुमंडल कैसा है, धरती के वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उनसे क्या बनेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो मिटा दूं, अब हम धरती को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा इंक नहीं है इसलिए मैं किसी और इंक का प्रयोग अभी नहीं कर सकता हूं। तो अभी के लिए आप सिर्फ रेड इंक को ही धरती मान लीजिएगा। हालांकि अपनी धरती कैसी है, नीली दिखाई पड़ती है आकाश से। तो ये है हमारी धरती, ये क्या है हमारी धरती। और धरती पर अभी सिर्फ क्वार्क पार्टिकल्स हैं। क्या है? क्वार्क पार्टिकल्स। क्वार्क पार्टिकल के बारे में आप ये जान लीजिए कि देखिए, किसी भी चीज को तोड़ा जाए तो सबसे, अगर छोटे रूप में तोड़ा जाए तो वो अणु, परमाणु तक टूटेगा। और परमाणु को भी तोड़ा जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि 3 पार्टिकल उसमें से निकलेंगे। लेकिन अगर इनको भी तोड़ दिया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? क्वार्क पार्टिकल। यानी कि क्वार्क पार्टिकल से मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। तो धरती पर अभी सिर्फ हम क्वार्क पार्टिकल मानते हैं क्योंकि क्वार्क पार्टिकल अभी तक की खोजी गई सबसे मूल कणों में से एक है। मूल कणों में से, यानी कि यही मूल कण होगा जो जिसने किसकी रचना की होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन बनाया होगा, प्रोटॉन बनाया होगा, न्यूट्रॉन बनाया होगा। तो धरती पर क्वार्क पार्टिकल है। क्वार्क पार्टिकल से क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज माना जाता है। हालांकि चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, मिटा दीजिए, इस चार्ज से कोई लेना देना हमें नहीं है अभी। तो इलेक्ट्रॉन, क्वार्क पार्टिकल से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 2 चीजें बनती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं थोड़ा यहां पे हिंदुओं के टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनका थोड़ा सा मैंने जो रेफरेंस दिया है, इस रेफरेंस को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। बस ये एक सूत्र है जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
सह इच्छित, उसने इच्छा किया बहुश्याम मैं बहुत रूपों में हो जाऊं और वो हो गया। उसने सिर्फ सोचा और वो हो गया। प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सभी से मिलकर क्या बना है? इन सभी से मिलकर बनता है हाइड्रोजन। इन सभी से मिलकर क्या बनता है? अच्छा, हाइड्रोजन का एटम कैसा होता है? हाइड्रोजन के एटम में एक ठो प्रोटॉन बीच में होता है और उस प्रोटॉन के चारों तरफ एक ठो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। यानी कि सबसे जो पहला एटम बना था वो किसका बना था? वो हाइड्रोजन का एटम था। कैसा एटम था? हाइड्रोजन का। किसका एटम था? हाइड्रोजन का। अब देखिए, हमने प्रोटॉन बना लिया, न्यूट्रॉन बना लिया, इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो अब हम चाहे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दें, जैसे इसमें प्रोटॉन 2 ठो कर दें, इलेक्ट्रॉन भी 2 ठो कर दें, तो ये हीलियम हो जाए। उसमें न्यूट्रॉन भी डाल दें तो हीलियम हो जाएगा। हीलियम से कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी एटम को बनाया जा सकता है। और सभी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना दिया है, तो 3-4 बेसिक एलिमेंट भी बन चुके थे। 3-4 बेसिक एलिमेंट भी बन चुके थे। कौन कौन से एलिमेंट थे? जैसे हीलियम था। हीलियम का आप जाके देखिएगा कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सब आपको मालूम होना भी चाहिए कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें बन चुकी हैं। ये सारी चीजें बन चुकी हैं। कैसे बनी? क्वार्क पार्टिकल से। ये अपना अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्वार्क पार्टिकल है, अर्थ के वायुमंडल में, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्वार्क पार्टिकल से क्या बना? क्या क्वार्क पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन एटम से हीलियम एटम से अलग अलग एटम को मिक्स करके या उनके अलग अलग अनुपात से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलग अलग संख्या के कारण हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एटम बन गए। ये सारे एटम बन गए। लेकिन हम जानते हैं कि एटम अपने क्या बोलते हैं, एटम अकेले नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अष्टक पूरा नहीं होता है, तो एटम अकेले फ्री नहीं रह सकते हैं। एटम को चाहिए कि उनका अष्टक पूरा हो जाए, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए। तो वो जो एटम है वो चाहेंगे कि हम किसी ना किसी एटम से मिल जाए और मेरा अष्टक पूरा कर दिया जाए। या हाइड्रोजन के केस में देखा जाए तो हाइड्रोजन में कम से कम उसके आउटर सेल, उसके पास एक ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये सारी चीज अपने से कंबाइन कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? अपने आप से कंबाइन कर लेंगे। ये अपने फ्री स्टेट में कांट बी इन फ्री स्टेट, मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन अपने ही एटम से कंबाइन कर लेगा, कार्बन भी अपने ही एटम से कंबाइन कर लेगा। कार्बन मेनली दूसरे एटम से कंबाइन करेगा, लेकिन कार्बन अभी किसी और फॉर्म में है। नाइट्रोजन भी कर लेगा, N2O2। तो ये सभी अपने ही चीजों से कंबाइन कर लेंगे और अपने कंबाइन करके ये किस में बदल जाएंगे? एटम से किस में बदल जाएंगे? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल यानी कि अब अणु में बदल जाएंगे। मॉलिक्यूल, ये किस में बदल जाएंगे? मॉलिक्यूल में। तो ये सारी चीजें एटम है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम है। और हम जानते हैं क्योंकि एटम अपने मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो ये खुद से कंबाइन करके H2 बना लेंगे, C2 बना लेंगे, N2 बना लेंगे, O2 बना लेंगे, ताकि ये शांत रह सके। एटम शांत नहीं रह सकता है क्योंकि उसका अष्टक पूरा नहीं होता है, या हाइड्रोजन के केस में उसका द्विक पूरा नहीं होता है, इसलिए वे शांत अवस्था में नहीं रह सकते। अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जैसे ही ये अपने आप से कंबाइन करेंगे, ये थोड़ा शांत हो जाएंगे। ये थोड़ा क्या हो जाएंगे? शांत। ये क्योंकि देखिए, अभी पृथ्वी बनी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो उस हाई टेम्परेचर में इनको इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, हमेशा ट्रेम्बल करते रहेंगे, हमेशा काइनेटिक एनर्जी में रहेंगे। हमेशा कैसे? किस एनर्जी में रहेंगे? ये टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। यानी कि टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। उसी समय टूटा, उसी समय बन गया, उसी समय टूटा, उसी समय बन गया। तो इनको स्टेबिलिटी के लिए, इनको स्थिरता के लिए, इनको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए चाहिए कि अपने ही जैसे एटम या किसी और एटम से जो इनका अष्टक पूरा कर सके, उसके साथ ये कंबाइन हो जाए, उसके साथ ये मिल जाए, उसके साथ क्या हो जाए? ये मिल जाए। तो ये मिल गए, मॉलिक्यूल बना लिया। इन्होंने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे। चाहे तो इसको उतार लीजिए, मैं हट रहा हूं। चलिए तो देखते हैं कि अब क्या होगा। यानी कि ये अब यहां से इसके आगे हम देखेंगे। आप इसको फ्लो में लिखिएगा। फ्लो में यानी कि एक, जैसे मैं एरो लगा रहा हूं उसी फ्लो में आप लिखिएगा। तो मैं इसको मिटा दूं। अब हम देख चुके हैं कि अभी सारे एटम अपने मॉलिक्यूलर स्टेज में आ गए हैं। अब मॉलिक्यूल से वो कंपाउंड बनाएंगे। देखिएगा मॉलिक्यूल से वो कैसे कंपाउंड बनाएंगे। अभी तक टेम्परेचर हाई ही है। टेम्परेचर अभी भी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। भले ही ये पृथ्वी बन चुकी है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो आपने तो पहले बोला था कि टेम्परेचर घट रहा है। मान लीजिए 1,00,000 डिग्री सेल्सियस में 500 डिग्री सेल्सियस घट भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वी बन चुकी है, लेकिन पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक है। वो बन चुकी है, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक है। तो हमने क्या देख लिया था? हाइड्रोजन से क्या क्या चीजें बन गई थी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें बन गई थी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए इनसे क्या बना था? C2, N2, O2। अब देखिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर है।
ये सारी चीजें फॉर्म करेंगे क्या? टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो मॉलिक्यूल टूटेंगे, मॉलिक्यूल टूटेंगे एंड दे बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म क्या? कंपाउंड। टेम्परेचर बहुत हाई है, मॉलिक्यूल विल क्या होगा इसका? विल degenerate and bind to other elements, यानी कि जो ये कार्बन है, कार्बन टूटेगा, नाइट्रोजन टूटेगा, और ये कार्बन अपने आप में मिक्सिंग होने लगेंगे, कोई ना कोई इससे मिक्स हो रहा है, जिससे भी उसका अष्टक पूरा हो जाए, जिससे भी वो शांत हो जाए, वो अपने आप में मिक्स होना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिल रहा है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ मिल रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, जैसे भी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी वो मिल जाएगा, जिस प्रकार से उसको स्थायित्व मिलेगा, जिस प्रकार से वो शांत होगा, उस प्रकार से वो मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा होने दिया जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे, बहुत सारे बाइंड्स टू अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो होगा क्या? इन सब से क्या बनेगा? इन सब से बन जाएगा H2O, CO2, NH3, ये सारी चीजें बनने लगेंगी। ये सारी चीजें क्या होने लगेंगी? ये सारी चीजें बनने लगेंगी। CO2, H2O, NH3, ये सारी चीजें, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी बनने लगेगा, ये सारी चीजें बनने लगेंगी। ध्यान देने लायक बात यह है कि ऑक्सीजन अभी तक फ्री स्टेट में नहीं है। देखिए ऑक्सीजन के साथ दिक्कत क्या है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के साथ दिक्कत क्या है? आप अगर क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता था तो ग्लूकोज को तोड़ देता था। क्या कर देता था? तोड़ देता था। और अभी अभी धरती की शुरुआत हुई है, अभी अभी किसकी शुरुआत हुई है? धरती की। और अभी ही ऑक्सीजन किसी चीज से मिल जाएगा, अभी ही ऑक्सीजन किसी चीज से मिल जाएगा तो उसको तो तोड़ देगा, उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा, उसका ऑक्सीडेशन करा देगा, उसका ऑक्सीडेशन करा देगा। यानी कि अभी तक ऑक्सीजन अपने आप में खुद मुक्त नहीं है, अपने आप में, यानी कि ऑक्सीजन किसी ना किसी चीज के साथ मिला हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो दिन भर उपद्रव करते रह रहा है, हम उसको छोड़ेंगे तब ना वो जाके कहीं उपद्रव करेगा। हम उसको पकड़ लिए हैं, हम उसको बोलते हैं कि तुम इसको बांध के रखो, इसको अपने ही पास रखो, ना वो इधर उधर खुल के जाएगा, मतलब ना वो इधर उधर क्या होगा, अकेले रहेगा, ना वो उपद्रव मचाएगा। तो ऑक्सीजन वैसा ही है, अगर ऑक्सीजन को हम छोड़ दें तो सारी चीजें जो बनने वाली हैं वो मिट जाती। अगर उस समय ऑक्सीजन फ्री स्टेट में होता तो आज हम लोग धरती पर होते ही नहीं। सिर्फ ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में नहीं होने के कारण आज हमारी धरती एग्जिस्ट करती है, नहीं तो उसी समय सारी धरती नहीं, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो हमारे ऑक्सीजन के उस समय रिड्यूसिंग, यानी कि उस समय ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं था। ऑक्सीजन था लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं था, उस समय ऑक्सीजन कैदी बनता। देखिए ऑक्सीजन अभी किसके साथ कैदी है? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन अभी किसके साथ कैदी है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी इन दोनों के साथ कैदी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये अमोनिया को तोड़ देगा, H2 को तोड़ देगा, किसी के साथ मिलकर किसी को तोड़ देगा, उसका ऑक्सीडेशन करा देगा, उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर देगा। हम जानते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती थी। अगर ऑक्सीजन को खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन सबको तोड़ फोड़ के नष्ट कर देगा कि नहीं? यानी कि एट दैट टाइम oxygen was not free. That means atmosphere was reducing. This is favorable for upcoming लाइफ। अभी तक लाइफ आई नहीं है लेकिन आने वाले लाइफ के लिए यह जरूरी था। देखिए किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना, किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और किसी भी चीज में से ऑक्सीजन को निकाल लेना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो अभी ऑक्सीजन को मिला दें कि हटा दें, अगर मिलाएंगे तो तोड़ देगा और हटाएंगे तो अभी बनने देगा। और अभी तक जीवन आई नहीं है, अभी तक पानी आया है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन आया है। अभी तक क्या लाइफ आया है? क्या अभी तक इसमें लाइफ दिखा है? आपको सेल दिख रहा है? हम किसी चीज को लाइफ कब मानेंगे? जब हमको सेल मिलेगा, जब हमको कोशिका मिलेगी तभी हम उसको लाइफ मानेंगे, नहीं तो हम उसको लाइफ नहीं मान सकते हैं। तो क्या अभी तक इसमें लाइफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि लाइफ अभी बनने वाली है, अभी अभी लाइफ
बनने वाली है, तो उस बनने वाले लाइफ के लिए हमको ऑक्सीडेशन जरूरी है। उस समय के लिए ऑक्सीडेशन जरूरी है कि रिडक्शन जरूरी है। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो टूट जाएगा, रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बनने देगा, उसको धीरे धीरे बनने देगा। तो उस समय क्योंकि ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं है, वो अकेले नहीं घूम रहा है, वो किसी ना किसी के साथ जकड़ा हुआ है, तो इसीलिए उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिडक्शन, वाज रिड्यूसिंग, यहाँ पे जी है, यहाँ पे क्या है, जी है, वाज रिड्यूसिंग, यानी कि ऑक्सीजन अभी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और दिस इज फेवरेबल फॉर अपकमिंग लाइफ, और ये जरूरी था ताकि नया जीवन बन सके। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन चीजों का अभी तक फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो अभी तक बन चुकी हैं। तो यहां पे बोलिए, तो क्या क्या चीज हमने बना लिया था, H2O, क्या बना लिया था, CO2, NH3, उसके बाद और क्या बना था, उसके बाद H2O, CO2, NH3, H2, ये सारी चीजें अभी तक बन गई है। और इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम अभी समझा रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है वैसी कंपाउंड जो जीवित चीज से नहीं आई है। इनसे बाद में भले हो सकता है जीवित चीज बन जाए, लेकिन ये सारी चीजें जीवित चीज से नहीं आई है, क्योंकि लाइफ था ही नहीं तो जीवित चीज होगा कहां से, और जीवित चीज नहीं था तो ये कहां से आएंगे, ये तो इसको नॉन लिविंग ही माना जाएगा। तो इनऑर्गेनिक का ऊपर से बायोलॉजी में मतलब होता है कि वैसी चीजें जो जीवन से संबंधित नहीं है, ऊपर से मतलब होता है। यानी कि हम अब इसमें और जाएंगे, डिटेल में केमिस्ट्री में जाएंगे तो इनऑर्गेनिक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग केमिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बायोलॉजी को समझने के लिए, इवोल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये सारे वैसे कंपाउंड्स हैं जिनका लाइफ से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है। ये बाद में चलकर लाइफ को बनाएंगी, ये आपस में कुछ ना कुछ हौच पौच करके लाइफ को बनाएंगी, लेकिन इनका डायरेक्ट लाइफ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था। उस समय हो रहा था कि उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, यानी कि धरती पर टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्म टेम्परेचर है। वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि लावा बहुत ज्यादा फूट रहा था। यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा था। यूवी रेडिएशन का यानी कि मतलब यह है कि सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी में एंटर कर रही हैं, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन फ्री नहीं था, ऑक्सीजन अपने आप के साथ नहीं था, तो उस समय ओजोन का लेयर बनेगा नहीं। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन एक ऐसा लेयर है जो धरती को चारों तरफ से सुरक्षित रखता है, वायुमंडल में घेरा बना के रखता है, ताकि इसमें जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कम से कम आए। नहीं तो अगर ओजोन के लेयर को हटा दिया जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसर हो जाएगा, धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो उस समय ओजोन के लेयर नहीं थी, इसीलिए रेडिएशन जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट धरती पर एंटर कर रहा था, और इसके कारण रेडिएशन बहुत हाई था, बहुत हाई रेडिएशन था, वोल्केनिक इरप्शन था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था। तो ये बहुत ज्यादा जो ये कंडीशन है ये, और उसके बाद हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसके बाद हॉट वाटर रेन। अभी हम समझा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। हॉट वाटर यानी कि गरम गरम पानी का वर्षा हो रहा था, पानी एकदम गरम गरम गिर रहा था, बारिश में भी पानी बहुत गरम था। उसके बाद हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि जो बादल थे वो अपने आप में इतने टकरा रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी, बहुत अत्यधिक। आप देख रहे होंगे कि 1-2 साल से बहुत ज्यादा बिजली जिस प्रकार से गिर रही है, उस समय हमेशा दिन भर बिजली ही गिर रही है, दिन भर बारिश ही हो रहा है, दिन भर क्या हो रहा है, बारिश ही हो रही है। और कैसी बारिश हो रही है, बहुत गरम गरम पानी की, क्योंकि उस समय पानी का धरती का टेम्परेचर हाई था तो पानी क्या होगा, जो बना हुआ पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, और वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, वहां पे ठंडा होकर नीचे आएगा, लेकिन धरती का तापमान बहुत अधिक है, पानी गर्म हो जाएगा। यानी कि जो बारिश होगी वो कैसी बारिश होगी, वो एकदम गरम पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी बरसेगा। यानी कि टेम्परेचर हाई है, लावा ज्वालामुखी फट रहे हैं, ज्वालामुखी अभी इतना टेम्परेचर हाई है कि सारी चीजें मोल्टेन स्टेट में है, अभी पिघली हुई अवस्था में है, और वो लावा के रूप में फट रही हैं। यूवी रेडिएशन हम जान गए कि यूवी रेडिएशन किसके कारण है, क्योंकि अभी तक ओजोन का लेयर नहीं बना है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, हॉट वाटर रेन हो रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में ये जो कंपाउंड है H2O, CO2, NH3, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें मिलकर CH4 बना देंगी। क्या बना देंगी, CH4। और ये जीवन का सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल रहा है, यानी कि इसी से जीवन का शुरुआत हुआ है। ये पहला बायोमॉलिक्यूल बन गया। देखिए ये मीथेन बना है, और मीथेन हमेशा किससे मिलता है, बायोमॉलिक्यूल है। ये एक जीवन के संबंधित क्या है, ये एक जीवन के संबंधित मॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु है। ये पहला जैव अणु है जो अभी बना है, और कब बना है, इसका
इसका अनुमानतः ये बना होगा 4 बिलियन साल पहले, 4 बिलियन ईयर एगो। सोचिए 20 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, बिग बैंग। 4.5 बिलियन साल पहले धरती बना था, और धरती के बनने के आधा बिलियन साल बाद, यानी कि धरती के बनने के आधा बिलियन साल बाद मीथेन बना। क्या बना? मीथेन। और ऐसे ही करके करके बहुत सारे कंपाउंड बने, बहुत सारे कंपाउंड बने। और वो सारे कंपाउंड क्या थे? वो सारे कंपाउंड थे शुगर बना, सिंपल शुगर। यहां पे लिखिए सिंपल शुगर, यानी कि सिंपल शुगर। अभी मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक वाला शुगर नहीं बना है। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एकदम सिंपल फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बना होगा। प्रोटीन के बाद एमिनो एसिड बना होगा। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। और ये सारी चीजें अभी हमारे सेल्स में हैं, ये सारी चीजें अभी हमारे कोशिका में, हमारे शरीर के भीतर हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने ये जो थ्योरी दिया था, ये थ्योरी सही है कि गलत है? क्योंकि इस चीज को प्रूफ किया गया, और प्रूफ करने के बाद देखा गया तो सिंपल शुगर हमारे भीतर भी है, हमारे भीतर शुगर है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए सभी चीजें हमारे भीतर है। प्रोटीन भी हमारे भीतर है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। ये सारी चीजें हमारे भीतर है। तो अभी तक की सबसे थ्योरी ये है कि नहीं है। बाद में चलकर इसको हेल्डेन इसको प्रूफ भी करेंगे।